Hi guys, welcome to lecture number 26. The agenda for today is to actually do the hypothesis testing properly. So in the last two classes, we've done what is the concept of null hypothesis, what is the concept of alternative hypothesis, what is type 1 error, what is type 2 error. तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सब को लेके हम लोग क्लियर हैं, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल प्रोसीजर आता है। एक्चुअल प्रोसीजर, एक्चुअल जनरल प्रोसीजर। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे। एंड I don't want to, so I basically want to create a structure so that even though we don't have to go too much into depth of why a lot of things are happening, but पूरा प्रोसीजर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं पहले आपको जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसके जनरल स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है। फिर हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन पे काम करेंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स विल डू सो दैट दिस एंटायर प्रोसीजर इज वेरी वेरी क्लियर इन आवर हेड, ओके। सो सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि देखो, कि जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो क्या क्या चीज़ों की कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो हमें ना दो, हम लोग मेनली जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू पॉपुलेशन मीन, म्यू वैल्यू को लेके हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब ये जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी तो हमारे पास दो अलग सिचुएशंस आ सकती हैं कि मैं जिस भी पॉपुलेशन में से सैंपल पिक कर रही हूँ, जिस भी पॉपुलेशन के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ, क्या उस पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है या पॉपुलेशन वेरिएंस है, जिसको हम लोग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा या फिर सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो चीज़ नोन है या वो चीज़ अननोन है। ये दो स्पेसिफिकेशंस होंगी सबसे पहले, ठीक है। सो आपके जो पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, विच इज फर्स्ट इज व्हेन पॉपुलेशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज नोन, अगर ये आपको पता है तो। एंड दूसरा प्रोसीजर इसमें क्या है, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज अननोन, जब ये चीज आपको नहीं मालूम, जिस भी पॉपुलेशन के बारे में आप एनालिसिस करना चाह रहे हो, अगर मुझे उसके बारे में उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है ये बात या तो मालूम हो सकती है या फिर वो नहीं मालूम हो सकती है, तो इसका प्रोसीजर सेम रहेगा, बीच में थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। इसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा, बस थोड़ी बहुत चीजों में ट्वीक रहेगा। तो यहाँ पे जो ट्वीक रहेगा, मैं आप प्लीज अगर बीच बीच में अभी अभी ज्यादा चीजें रिटेन नहीं हो रही हो या बहुत कुछ नया लग रहा हो तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरा प्रोसेस हम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो दिस विल गेट काइंड ऑफ सॉलिड इन योर हेड। बट अभी के लिए आई वॉन्ट टू मेक दीज डिस्टिंक्शंस वेरी वेरी क्लियर सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई हाउ डू यू हैव टू अप्रोच द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो अगर मेरे को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा नोन रहेगा तो मैं एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर आ जाती हूँ, और ये अननोन रहेगा तो भी मैं एक और पर्टिकुलर सेटअप के अंदर आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है जेड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूंगी। क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, उस पर भी हम लोग आएंगे, बट यहाँ पे हम लोग जनरली जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पहले भी बात की थी जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे थे। टी डिस्ट्रीब्यूशन तो अगर सिग्मा नोन है तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा, सिग्मा अगर अननोन है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा। अब इसका यूज कैसे होगा उस पर भी हम लोग आएंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा अब हमारे पास देखो, हमने नल हाइपोथेसिस, तो ये तो दो डिस्टिंक्शंस हैं। तो इन दोनों केसेस में डिस्टिंक्शन क्या है कि एक तो आपको जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है अगर सिग्मा नोन है, और अगर सिग्मा नोन नहीं है तो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने के दो अलग प्रोसीजर हो सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं पी वैल्यू अप्रोच। तो अगर आप कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर करते हो, सो ये क्या है, ये प्रोसेस है। ये इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी एप्लीकेबल है, सो इट्स अ प्रोसेस विच इज जनरल, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो जनरल है।
तो क्रिटिकल, अगर कभी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो तो आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के हिसाब से भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो, या फिर पी वैल्यू के हिसाब से भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो। दोनों से जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम ही कंक्लूजन आएगा। तो अनलेस अगर क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि आपको पी वैल्यू अप्रोच का ही यूज करना है या फिर आपको क्रिटिकल वैल्यू का ही अप्रोच का यूज करना है, अनलेस ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इट इज योर चॉइस विच मेथड यू फाइंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड विद दैट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो हम लोगों को डेप्थ में ये दोनों ही तरीके समझने हैं कि क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या होती है और पी वैल्यू अप्रोच क्या होती है। एंड दो बेसिक कैटेगरीज हैं कि अगर आपको पॉपुलेशन का सिग्मा नोन है या पॉपुलेशन का सिग्मा अननोन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक स्टेप्स समझ लेते हैं। पूरा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है, पहले मैं स्टेप्स लिख दूंगी, फिर वो स्टेप्स को हम लोग 3-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, चाहे सिग्मा नोन हो या चाहे सिग्मा अननोन हो, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो स्टेप्स जो होते हैं आपके, स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो क्या क्या होते हैं? स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला देखो स्टेप है, जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है और आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। ये स्टेप नंबर 1 है। सो इसको बोलेंगे सेटअप द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप करनी है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया है। अब मेरी नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पे हमने 3 चीजें करी हुई हैं, विच इज, या तो मेरा टेस्ट जो है वो वन टेल्ड हो सकता है, राइट, वन टेल्ड हो सकता है। वन टेल्ड में क्या आ सकता है? लेफ्ट टेल्ड, लेफ्ट टेल टेस्ट हो सकता है, या फिर राइट टेल्ड हो सकता है, या फिर दूसरी जो टाइप है वो हो सकती है टू टेल टेस्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, उसके बेसिस पे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये लेफ्ट टेल्ड है या लेफ्ट टेल्ड, या इसको लेफ्ट टेल्ड को ना कई बार लोअर टेल टेस्ट भी बोलते हैं, लोअर टेल्ड टेस्ट, या फिर इसको भी बोलते हैं राइट टेल टेस्ट जो है उसको बोलते हैं अपर टेल टेस्ट, अपर टेल्ड टेस्ट। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो लेफ्ट टेल्ड है कि राइट टेल्ड है, अपर टेल है, लोअर टेल है, या टू टेल्ड है। तो सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई होती है जब भी आपको कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। और हमने बोला है कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हैं, हम लोग गलतियां नहीं करना चाहते। हमें पता है टाइप 1 एरर भी हो सकता है, टाइप 2 एरर भी हो सकता है, तो हम कहीं ना कहीं वो एरर को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसी को डिफाइन करते हुए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ टाइप 1 एरर दैट यू आर ओके विद एक्सेप्टिंग। सो आप क्या करते हो? स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है या जब भी आप खुद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे तो आपको बताया जाएगा कि भाई मैं अपना टाइप 1 एरर इतना चाहती हूँ, 5%, 1%। ठीक है, सो टाइप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब आपको अल्फा चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टिपिकली, टिपिकली मतलब क्वेश्चन में नॉर्मली जो चीज़ें देखी जाती हैं, अल्फा टिपिकली 0.05 या फिर अल्फा की वैल्यू 0.01 भी कई बार होती है। दीज आर जनरल वैल्यूज। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है अल्फा तो वो हमें डायरेक्टली यूज करना है। अगर सपोज फॉर सम रीजन दे डोंट गिव अस दैट, सो यू कैन यूज 5% वैल्यू फॉर अल्फा। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? आप क्या करते हो?
आपने अपनी नल हाइपोथेसिस बनाई, आपने अपना टाइप वन एरर कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना स्पेसिफाई किया। उसके बाद आप क्या करते हो, सैंपल डेटा कलेक्ट करते हो, कलेक्ट सैंपल डेटा। अब जब सैंपल डेटा कलेक्ट करोगे तो सैंपल डेटा से सैंपल की वैल्यूज आ जाएंगी, सैंपल मीन आ सकता है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आ सकता है, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो आप सैंपल डेटा कलेक्ट करोगे एंड देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो फॉर्मूला जो किस चीज पर डिपेंडेंट हो, टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, इट इज समथिंग विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग सैंपल डेटा। और ये जो फॉर्मूला है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है या ये टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये बात हमें मालूम होती है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला जो सैंपल वैल्यूज पे बेस्ड होता है, सैंपल वैल्यूज एंड हाइपोथेसिस का यूज करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, और उस फॉर्मूला से जो रैंडम वेरिएबल बनता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रही थी ना, वो ये है कि अगर सिग्मा नोन होगा तो एक अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक का, और सिग्मा अननोन होगा तो एक अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक का। ठीक है। तो आप क्या करते हो, सैंपल डेटा कलेक्ट करते हो और फिर जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो z होगा या तो t होगा, आपके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम वो लोग वो करेंगे और वो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड कंप्यूट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जैसे सैंपल मीन क्या है, एक फॉर्मूला है ना जिसमें क्या करना होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n। ऐसे ही कोई और फॉर्मूला हो सकता है जिसकी वैल्यू किसका यूज करके निकलेगी, सैंपल वैल्यूज का यूज करके। और वो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो भी फॉर्मूला है वो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, वो जिस तरीके का रैंडम वेरिएबल है उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, उसका यूज करके मैं, मतलब टेबल्स का यूज करके मैं उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकती हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन विच सिनेरियो वी आर इन, वी विल हैव अ टेबल रेडी टू सी द वैल्यूज। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ के चलो, तो ये पहले 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं। चाहे तुम्हें सिग्मा नोन हो, चाहे तुम्हें सिग्मा नोन नहीं हो, चाहे तुम क्रिटिकल अप्रोच यूज कर रहे हो, चाहे तुम पी वैल्यू अप्रोच यूज कर रहे हो, ये तीनों चीजें तो करनी ही करनी है और हर जगह ये सेम रहेगा। क्या, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना। दूसरी चीज है अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाई करना, मतलब अपना टाइप वन एरर जो आप एक्सेप्ट, जो आप डील करने को रेडी हो वो बताना। तीसरी चीज है सैंपल डेटा कलेक्ट करोगे और उससे जो भी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक अलग अलग होगा, इस केस में अलग होगा, इस केस में अलग होगा, जो भी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है उस चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना। यहाँ पे जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा मैं लिख देती हूँ फॉर इजियर थिंग्स। यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है उसको बोलते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। और यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है वो टी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय रूट एन। ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जिसमें मीन वैल्यू 0 होती है और वेरिएंस वैल्यू 1 होती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या फॉलो करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1। और ये एस जो है वो क्या है, जो आपने यहाँ पे सैंपल डेटा कलेक्ट किया था वहां से जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आया उसकी वैल्यू, एन क्या है, जो भी आपका सैंपल था उसका साइज। ये सिग्मा, अगर सिग्मा नोन है तो इधर सिग्मा यूज करना है, अगर सिग्मा नोन नहीं है तो यहाँ सिग्मा की जगह एस यूज करना है, बाकी ये दोनों चीजें सेम है। इस केस में ये जो फॉर्मूला है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में ये फॉर्मूला टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है, जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है n-1। तो आपको क्वेश्चन पेपर में या बुक में भी अगर आप देखोगे तो आपको 2 टेबल्स तो पक्का मिलेंगी ही मिलेंगी, एक जेड डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल जरूर मिलेगी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और एक टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल जरूर मिलेगी।
ठीक है, तो ये दोनों टेबल्स आपके पास रेडीली अवेलेबल रहेंगी। यहां तक बात ओके है? ठीक है, तो क्या क्या हो गया? हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो तरीके से हो सकती है। यहाँ पे हम लोग मीन वैल्यू, म्यू वैल्यू क्या होगी उसके हिसाब से प्रोसीजर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग नल और ऑल्टरनेटिव सेटअप करेंगे, फिर हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाई करेंगे, सैम्पल डेटा कलेक्ट करेंगे, जो भी डिपेंडिंग ऑन वेदर आई एम इन दिस कंडीशन और इन दिस कंडीशन, मैं अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लूंगी। ये तीन स्टेप्स तो हर जगह होने ही होने हैं। ठीक है, यहां तक ओके है? लवली। अब उसके बाद हमारे पास अब थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आने लगता है। पी वैल्यू का अप्रोच का यूज करना है तो थोड़ा अलग सिस्टम रहेगा, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच का अगर लॉजिक लगाना है तो सिस्टम थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले हम लोग एक पी वैल्यू अप्रोच समझ लेते हैं कि क्या होती है, कैसे होती है, और इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है वो भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। फिर हम लोग आएंगे कि क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या होती है, और फिर उस चीज के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अब आगे जो मेरे स्टेप्स हैं वो किस चीज के लिए हैं? पी वैल्यू अप्रोच के लिए। सो स्टेप नंबर 3 हो गया था, स्टेप नंबर 4 पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच क्या रहेगी अब हम लोग वो समझ रहे हैं। तो पहले तीन स्टेप्स तो हर जगह सेम रहेंगे, फिर स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 क्या है कि जो भी आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है यहाँ पे, उसका यूज करके आपको पी वैल्यू निकालनी है। पी वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी मैं बताऊंगी। अभी के लिए तुम सिर्फ इस प्रोसीजर को समझो। ठीक है, सो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? यूज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक यूजिंग द, sorry, use the value of test statistic using the appropriate using the appropriate test, मीनिंग वन टेल्ड है तो अलग तरीका होता है, टू टेल्ड है तो अलग तरीका होता है, वो तरीके हम लोग देखेंगे। यूज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट टू फाइंड द पी वैल्यू। आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज करना है, बेसिकली ऐसे लिख लो, यूज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक टू फाइंड द पी वैल्यू। वो कैसे करनी है, वील कम टू दैट। टू फाइंड द पी वैल्यू, पी वैल्यू फाइंड करो, टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज करके पी वैल्यू फाइंड करो। पी वैल्यू कैसे आएगी उस पर बात करेंगे। फिर सपोज मान लो 2 मिनट के लिए आपको पी वैल्यू मिल जाती है, फिर आपको क्या करना है कि अगर आपकी जो पी वैल्यू आई है उसको, और जो आपने यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाई किया है, उसको आप कंपेयर करोगे। पी वैल्यू को और अल्फा को कंपेयर करोगे। अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट द नल। ठीक है, सो व्हाट विल यू डू? रिजेक्ट, रिजेक्ट द नल, द नल if p value is less than equal to alpha, और अगर p वैल्यू अल्फा से बड़ी आ गई तो देन डू नॉट रिजेक्ट द नल। इफ p value is greater than alpha, don't reject the null। नल को रिजेक्ट मत करो। ठीक है, और फिर क्या करना है? तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने पी वैल्यू निकाली, फिर वो ये जो पी वैल्यू थी और ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था अल्फा, इन दोनों को कंपेयर किया, और अगर पी वैल्यू अल्फा से छोटी या उसके बराबर आ गई तो आपने नल हाइपोथेसिस जो थी आपकी उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपकी पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आ गई तो आपने नल को रिजेक्ट नहीं किया। वी से दैट वी डू नॉट रिजेक्ट द नल। और फिर फाइनली अब आपका प्रोसीजर खत्म हो चुका है। अब स्टेप नंबर 6 में आप क्या लिखोगे कि जो भी आपका कंक्लूजन आया है बेस्ड ऑन वॉट एवर कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव, आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि वी डू नॉट फाइंड इनफ एविडेंस, या इस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है? इंटरप्रेट द स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन
conclusion, conclusion in the context of the application of the application. तो जो भी आपका कंक्लूजन आया, रिजेक्टिंग द नल, नॉट रिजेक्टिंग द नल, नल का मतलब क्या था, वो सब चीजें आप बता दो, ठीक है। सो आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। ये 6 स्टेप्स अगर आपने कर दिए तो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो चुकी है यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो स्टेप्स हैं वो क्या है। सबसे पहला काम है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है वो लिखना। तो हो सकता है मेरे पास वन टेल टेस्ट हो सकता है मेरे पास अपर टेल टेस्ट हो, लोअर टेल टेस्ट हो, या फिर टू टेल टेस्ट हो, ठीक है। दैट इज वन। सेकेंड, देन आई विल हैव टू स्पेसिफाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसका नाम है अल्फा। अल्फा आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो टिपिकली हम लोग 5% लेके पूरा क्वेश्चन उस चीज को प्रोसीड कर देंगे। थर्ड स्टेप होता है आप सैम्पल डेटा कलेक्ट करते हो, बट ये काम आपको नहीं करना है, वो अपने आप क्वेश्चन में दिया होगा या फिर यू विल जस्ट हैव टू यूज द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही सैम्पल डेटा आपके पास आ जाता है, आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालनी है। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर सिग्मा नोन के केस में हो गया आप, तो ये यहाँ पे अवेलेबल होगा, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको सिग्मा नोन नहीं है तो आपको जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है एस, उसका यूज करके ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाल लिया। अब आपकी जो वैल्यू है, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की आपने कैलकुलेट की है, उसका यूज करके आपको पी वैल्यू निकालनी है। तो पी वैल्यू जब अपर टेल टेस्ट होगा तो अलग तरीका है, लोअर टेल टेस्ट होगा तो अलग तरीका है, और टू टेल टेस्ट है तो भी अलग तरीका है। तो हर तीनों केसेस में अलग अलग तरीके, हम तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे। तो सपोज मान लो आपकी पी वैल्यू आ गई है। अब पी वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी पी वैल्यू जो आपकी अल्फा आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऊपर स्पेसिफाई करी थी, अगर उससे छोटी या उसके बराबर आती है तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। एंड अगर पी वैल्यू अल्फा से बड़ी आई है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। एंड फाइनल स्टेप में जो भी आपका कंक्लूजन है, आपको इन वर्ड्स प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर दोगे। ये आपका पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है यूजिंग पी वैल्यू, ठीक है, पी वैल्यू का यूज करके। तो अब मैं जो है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पी वैल्यू अप्रोच को प्रैक्टिस करेंगे, इस केस के अंदर भी और इस केस के अंदर भी, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। इस केस के अगर अंदर होंगे हम, तो हम लोग पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करेंगे। अगर मैं इस केस के अंदर होंगी तो मैं टी टेबल्स का यूज करूंगी पी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब एक एक करके जो है हम लोग एग्जाम्पल्स जो है करना शुरू करते हैं। और जितने भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे वो हम सारे पहले पी वैल्यू के अप्रोच के हिसाब से करेंगे। फिर वही एग्जाम्पल, हमने बोला है ना कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो दोनों तरीके से हो सकती है और सेम ही रिजल्ट आएगा। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसी के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, ताकि जब हम लोग दोबारा आए नॉर्मल क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के हिसाब से, तो वो सेम चीज को हम लोग दोबारा से कर सकें, ठीक है। साउंड्स गुड, लवली, ठीक है। सो अब इसी बेसिस पे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। सो थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देती चलूंगी अब धीरे धीरे करके, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सपोज, सपोज सपोज आपको क्या दिया हुआ है, सपोज कोई एक कॉफी है, कॉफी कंपनी है जो क्लेम करती है कि उसके अंदर 3 पाउंड ऑफ कॉफी है। कोई पाउच होगा, ठीक है, कि उसके अंदर 3 पाउंड्स ऑफ कॉफी है, ठीक है। तो अब कोई अथॉरिटी है जो वो चेक करना चाहती है कि क्या ये कैन्स अंडर फिल्ड तो नहीं है, ठीक है। कॉफी के जो कैन्स हैं जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि 3 पाउंड्स ऑफ कॉफी है, क्या वो अंडर फिल्ड तो नहीं है, कम तो नहीं है 3 से वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे म्यू जो है वो क्या है, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन फिलिंग वेट ऑफ कॉफी, सपोज ये है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या है, वो टेस्ट क्या करना चाहते हैं, कहीं म्यू की वैल्यू 3 से छोटी तो नहीं है। तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव तो ये हो जाएगी कि म्यू की वैल्यू 3 से छोटी तो नहीं है, तो नल क्या हो जाएगी, 3 या 3 के, 3 से बड़ी या 3 के बराबर।
अब पहले तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो था हमारा, मैं बीच बीच में लिख बताती रहूंगी कि ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने नल और ऑल्टरनेटिव बता दिया, ठीक है। और ये किस तरीके का टेस्ट है? ये एक लोअर टेल टेस्ट है। टेल कैसे डिसाइड होती है? आप ऑल्टरनेटिव को देखो, अगर यहाँ लेस देन का साइन है तो लोअर टेल, ग्रेटर का साइन है तो अपर टेल, और नॉट इक्वल टू सम नंबर का साइन है तो इट इज अ टू टेल टेस्ट। सो इट इज अ लोअर टेल टेस्ट, लोअर टेल्ड टेस्ट, इट इज अ लोअर टेल टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, हमें क्या बोला गया था कि आप जब भी टेस्ट करो तो आप अल्फा की वैल्यू स्पेसिफाई करना, जिसको हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। और मान लो ये क्वेश्चन में ही आपको मान लो दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल्स टू लेट्स से 0.01, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0.01 का मतलब क्या है? टाइप 1 एरर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल व्हेन नल इज एक्चुअली ट्रू। तो ये 1 का मतलब क्या है? देर इज 1% चांस दैट दैट वी रिजेक्ट द null when it is actually true। तो ये टाइप 1 एरर हो गया, ये स्टेप नंबर 2 था, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना था? सैंपल डेटा कलेक्ट करो और टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करो, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये होता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में अब सपोज यहाँ पे मुझे सिग्मा नोन है, ठीक है, सिग्मा इज नोन टू मी। ये मैं ऊपर वाले, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा एक्सप्लिसिटली कि सिग्मा नोन है या नहीं है ये सब। तो अगर सिग्मा इज नोन तो मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या हो जाता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। और ये जो म्यू नॉट है ना, ये बेसिकली क्या है? ये इसकी फॉर्म है, म्यू लेस देन इक्वल, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, दैट इज म्यू नॉट। जितनी भी हाइपोथेसिस होगी, ठीक है, लेफ्ट टेल, राइट टेल, टू टेल्ड, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट, वो म्यू नॉट है। तो ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू होता है, ठीक है। तो म्यू नॉट बेसिकली क्या है? वो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो आपने हाइपोथेसाइज की है। सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। एन क्या है? सैंपल साइज। एक्स बार क्या है? सैंपल मीन। ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब सपोज आपको सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.18, एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिया हुआ है। एन की वैल्यू है लेट्स से 36, दिया हुआ है, ठीक है। जो आपने डेटा कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट किया, लेट्स से उससे जो एक्स बार की वैल्यू है वो लगभग मान लो 2.92 है, ठीक है। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 3। सो एक्स बार आ गया, म्यू नॉट आ गया, सिग्मा 0.18 है, एन जो है वो 36 है। तो मेरे पास हर मटेरियल है जेड को कैलकुलेट करने का। तो जो ये नंबर होता है ना सिग्मा बाय रूट एन, ये एक्चुअली पता है क्या होता है? एक्स बार जो है ना, एक्स बार, एक्स बार की मीन वैल्यू वो म्यू नॉट हो जाती है, और उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू होती है वो सिग्मा बाय रूट एन होती है। एक्स बार जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ना, एक्स बार रैंडम वेरिएबल, उसकी मीन वैल्यू म्यू नॉट हो जाती है, उसकी वेरिएंस वैल्यू सिग्मा बाय रूट एन हो जाती है। इसीलिए अगर आप देखते हो तो एक्स बार रैंडम वेरिएबल माइनस उसकी मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू, उसी से तो नंबर स्टैंडर्डाइज होता है। बट आपको अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा अगर समझ नहीं भी आ रही तो दैट्स ओके, बिकॉज of course there is a lot of logic behind how all of this is happening, but we don't have to get too much into depth of all of this। अब हमारा सिंपल स्टेप क्या है कि हमें जेड वैल्यू, ये जो टी कैलकुलेटेड है वो निकालना है। जेड की टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये जो जेड है वो क्या हो जाएगा? एक्स बार, एक्स बार कितना है? 2.92 माइनस म्यू नॉट कितना है? 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा कितना है? 0.18, रूट एन, रूट 36 कितना हो गया? 36 का रूट होता है 6, तो ये ओवरऑल नंबर कितना हो गया? दिस इज माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय 0.18, और ऊपर 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया? -0.46।
48 डिवाइडेड बाय 0.18, तो ये जो नंबर है लगभग कितना हो गया, -0.08 ही हो जाएगा। वो 6 से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, हाँ, तो 0.03 ऐसा हो सकता है ये। तो दिस इज -8/3 विच इज -2.666666.2.67। ठीक है, ये मेरी जेड वैल्यू है, जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू। ये तीन चीजें करने के बाद मेरे ना ये तीन स्टेप्स पूरे हुए हैं। तो ये तो चाहे मैं पी वैल्यू अप्रोच यूज करूं या फिर मैं चाहे क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करूं, ये तीन स्टेप्स तो मुझे करने ही करने हैं। ये तीन स्टेप्स मुझे करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये तीन स्टेप्स आपने कर लिए आपका। सो जैसे मान लो इसको क्वेश्चन 1 बोल देते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा अगर नोन है, सिग्मा नोन है, तो अब हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, ये वाला नंबर कैलकुलेट किया, और इसके लिए जो भी चीजें होंगी उसकी कैलकुलेशन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेड टेबल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अब पी वैल्यू का अप्रोच हमें अप्लाई करना है, राइट, पी वैल्यू अप्रोच यूज करनी है। तो पी वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा वो जान लो। पी वैल्यू क्या मेजर करती है कि आपके पास नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कितना एविडेंस है। पी वैल्यू क्या करती है मेजर, पी वैल्यू measures the evidence against the null hypothesis. Yes, so p value measures the evidence against the null hypothesis. Okay, तो जितनी पी वैल्यू छोटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, इसीलिए हम लोग पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा होती है तो नल को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, p value, small p value, smaller p value means strong evidence against null, null। ठीक है, और फिर आप एंड में क्या करते हो, p वैल्यू को कंपेयर करते हो विद अल्फा। और हमारा डिसीजन का तरीका क्या होता है कि अगर p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा तो डिसीजन क्या होगा, रिजेक्ट द नल, and if p value is greater than alpha then don't reject the null. ओके, आपको हमेशा क्या करना है, पी वैल्यू कैलकुलेट करने के जो है, अभी अभी हम लोग बिफोर वी एक्चुअली गेट इन टू द दिस, मैं इसकी कैलकुलेशन पे आऊं उसके पहले मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहती हूँ। देखो, अब जैसे हम लोग, ये केस था, केस कौन सा था, ऑफ नोन, सिग्मा इज नोन, सिग्मा नोन वाला केस था, राइट। सिग्मा नोन के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेरे पास ना तीन पॉसिबल वेराइटीज हो सकती हैं। हमने बोला है कि क्या हो सकता है, लोअर टेल टेस्ट हो सकता है, हो सकता है मेरे पास क्या हो, अपर टेल टेस्ट हो सकता है, या फिर मेरे पास क्या हो सकता है, टू टेल टेस्ट हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। लोअर टेल मतलब क्या, म्यू लेस देन इक्वल टू, सॉरी, हाँ, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट एंड म्यू लेस देन म्यू नॉट। ये नल हाइपोथेसिस है और ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, अपर टेल टेस्ट होगा तो नल क्या होगी और ऑल्टरनेटिव क्या होगी, ऑल्टरनेटिव में क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो नल में क्या होगा, म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। और यहाँ पे क्या होगा, नल में म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड ऑल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ये तीन वेराइटीज हो सकती है हमारे पास।
ठीक है। और अगर हमारे पास सिग्मा नोन है तो हम लोग बेसिकली जो भी हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, सॉरी क्रिटिकल क्यों बोल रही हूं मैं, जो भी मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या होगा, z z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाय रूट एन। यहाँ पे भी यही होना है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाय रूट एन। यहाँ पे भी यही होना है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाय रूट एन। यहाँ पे भी यही होगा। ठीक है। तो ये z वैल्यू है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। अब आपने देखो ये कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट किया होगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आ गया -2.67। मान लो ये नंबर आ गया -2.67। ठीक है। सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके। मान लो ये वैल्यू आ रही है -2.67, यहाँ पे भी 67, -2.67। अब इन तीनों केसेस में पी वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमेशा ना ऐसी सिचुएशंस में डायग्राम बना के चलना। मेरे को बिकॉज सिग्मा नोन है तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। आप सबसे पहले ना क्या करो, अब आप ये जो नंबर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है इसको यहाँ पे प्लॉट कर दो। ये जो नंबर आया कितना आया, -2.67। अब आपको क्या करना है, किस तरीके का टेस्ट था ये, लेफ्ट टेल टेस्ट था, लेफ्ट टेल टेस्ट था ना। तो अब ये जो भी आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है इसके लेफ्ट साइड का एरिया शेड कर दो, मतलब ये वाला एरिया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम ही चीज है, नंबर मेरा -2.67 है, लेकिन बिकॉज इट इज अ अपर टेल टेस्ट तो मुझे एरिया जो शेड करना है वो क्या है, इसके राइट साइड का। और अगर आप जब टू टेल के टेस्ट की बात करते हो तो आपका जो ये नंबर है ना, इसी का नेगेटिव भी आपको लेना है। तो जैसे यहाँ पे -2.67 है, तो -2.67 का नेगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा 2.67। तो आप ये एरिया भी शेड कर दो और ये वाला एरिया भी शेड कर दो। तो इस तरफ ये वाला एरिया शेड हो गया क्योंकि ये लेफ्ट टेल टेस्ट था, इस तरफ ये वाला एरिया शेड हो गया क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट था। और जब हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, ये जो भी नंबर है इसका नेगेटिव ले लो और इस तरफ भी और इस तरफ भी वो एरिया शेड कर दो। ये काम करने के बाद अब आप ये देखो, जो ये एरिया होगा ना, दिस एरिया इज द पी वैल्यू। ये जो एरिया है दिस इज द पी वैल्यू। ये जो एरिया है टोटल, दिस इज द पी वैल्यू। क्योंकि जैसे जैसे हमने क्या बोला था कि हमारी पी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि मेरा टेस्ट किस तरीके का है। तो अगर मेरा लोअर टेल टेस्ट है तो जो भी मेरी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसके लेफ्ट साइड में जितना एरिया है वो एरिया का जो आंसर आएगा दैट इज माई पी वैल्यू। अपर टेल टेस्ट अगर है तो जो भी मेरी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके राइट साइड में जितना एरिया होगा वो एरिया मेरी पी वैल्यू है। और अगर मेरा टू टेल टेस्ट है तो जो मेरा जेड कैलकुलेटेड है वो और उसका जो नेगेटिव है उसके लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में जितना एरिया आएगा वो मेरा पी वैल्यू होगा। तो अब मेरा गोल क्या है, ये पी वैल्यूज तीनों निकालना। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा टेबल देखने। अब मैं टेबल जो देखूंगी, अब बिकॉज मुझे पता है ये सिग्मा नोन का केस है, सिग्मा नोन का केस जब होता है तो हम लोग जेड टेबल पे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये एरिया एंड ये एरिया एंड ये एरिया निकालने की कोशिश करूंगी, जस्ट टू शो यू हाउ डू यू फाइंड दिस। ठीक है। तो अब हम लोग जैसे सपोज अगर मैं देखूं कि जेड टेबल, ये तो टी टेबल है, अभी जेड टेबल पे आते हैं। जेड टेबल आई थिंक वी हैव used it somewhere in between. हाँ जी, अब ये देखो, ये आपके एग्जाम में लास्ट ईयर के पेपर में जो जेड टेबल थी, मैंने आपको जो दूसरी वाली टेबल है जिसमें आधा आधा हिस्सा दिया होता है उससे भी जेड वैल्यूज कैसे निकालनी है वो बताया हुआ है।
तो आप वो वाला लेक्चर भी रेफर कर लेना अगर उस तरीके की टेबल आती है तो कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो जेड टेबल जो है यहाँ पे इस टेबल के टॉप में लिखा हुआ है कि ये टेबल क्या करेगी, जो भी आप जेड वैल्यू दोगे ना उसके लेफ्ट साइड का एरिया बताएगी, क्योंकि उन्होंने शेड करके दिखाया हुआ है कि ये क्या करती है, द एंट्री इन द टेबल गिव द एरिया अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द जेड वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर जेड की वैल्यू -0.85 है तो प्रोबेबिलिटी उसके लेफ्ट साइड की ये होगी। तो ये उन्होंने एक्सप्लिसिटली टेबल के टॉप पे दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरा नंबर था -2.67 उसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया है इस केस में वो बताना है, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, -2.67 था तो -2.6 ढूंढूंगी। -2.6 आता है यहाँ, 2.67 किधर आता है, 2.67 इधर आता है। तो जो मेरा नंबर है ये कितना आ गया इधर, 0.0038। तो मेरा ये जो नंबर है वो क्या हो गया, 0038, करेक्ट। और अब अगर देखो एक वैल्यू अगर आपकी आ गई ना तो अब ये तीनों वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा एरिया जो है वो 1 होता है। तो अगर ये 0.0038 है तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाली जो भी पी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 - 0.0038, ये हो जाएगा। और अब तुम ये देखो कि ये जो नंबर है -2.67, इसके लेफ्ट साइड में इतना एरिया है, इसके लेफ्ट साइड में इतना एरिया है। अब ये जो जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना। जितना एरिया -2.67 के लेफ्ट साइड में है उतना ही एरिया 2.67 के राइट साइड में है। तो ये एरिया तो मैं निकाल चुकी हूँ ना, जो कि ये है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 0.0038 के जो जीरो जो 0.0038 आया उसका डबल कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो पी वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, 2 × 0.0038। तो इस तरीके से आपकी पी वैल्यू निकलेगी। तो आपका जो भी कैलकुलेटेड नंबर आए, आप पहले उसके लेफ्ट साइड का एरिया आइडेंटिफाई कर लो, फिर देख लो तुम इस केस में हो या इस केस में हो या इस केस में, उसके हिसाब से आगे प्रोसीड कर दो। एंड इस तरीके के केसेस में जब आप डायग्राम बनाते हो ना तो गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बिना डायग्राम के करोगे तो कहीं ना कहीं कई बार हो सकता है आप माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाओ, कई बार हो सकता है कि मतलब ऐसी थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक अ डायग्राम व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, पी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेफ्ट साइड में इधर, राइट साइड में इधर, और ये डिपेंडिंग ऑन मेरा क्या कॉन्टेक्स्ट होता मैं आगे प्रोसीड कर जाती हूँ। अब जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे थे, हमारा ये वाला जो टेस्ट था ये क्या था, लेफ्ट टेल टेस्ट था। तो मेरी लेफ्ट टेल टेस्ट में पी वैल्यू 0.0038 आनी चाहिए थी। तो इसके हिसाब से मेरी जो पी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.0038। अब मैं उसके हिसाब से आगे का डिसीजन ले लूंगी, उसके हिसाब से आगे प्रोसीड कर जाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है, यहां तक बात ओके है, ठीक है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट पी वैल्यूज, करेक्ट है। तो जब सिग्मा नोन होगा तो आपका फोकस स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल पे ही होना चाहिए। द मोमेंट दे गिव यू, दे डोंट गिव यू सिग्मा वैल्यू, दे टेल यू दैट सिग्मा इज नॉट नोन, तो आप सिग्मा की जगह एस यूज करोगे। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल विल स्टार्ट यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन की भी टेबल हमारे को मिलेगी। अब जैसे ये नीचे जो टेबल्स आएंगी, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होगी, इसको भी कैसे देखना है उस पर भी आएंगे। बट अभी के लिए प्रोसीजर आप ये समझो, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप हो गया। अब कंटिन्यूइंग विद द एग्जाम्पल, सो अब ये जो एग्जाम्पल उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए, स्टेप नंबर 4 मेरा क्या था, स्टेप नंबर 4 फिर से पढ़ो देखो। स्टेप नंबर 4 था कि यूज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक टू फाइंड द पी वैल्यू। तो हमने किया ना, पी वैल्यू कितनी आई स्टेप नंबर 4 में, पी वैल्यू इज 0.0038। क्यों, क्योंकि मेरा जो वैल्यू था वो क्या था, -2.67, और मेरा जो टेस्ट था वो क्या था, लेफ्ट टेल टेस्ट था। तो मैं ये वाला एरिया निकाल रही थी, और ये जो एरिया है वो कितना आया, 0.0038। तो ये जो एरिया आ गया, अब इसके हिसाब से मेरी पी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 5 क्या था, कि आप अपनी अल्फा वैल्यू और पी वैल्यू को कंपेयर करो। मेरी जो पी वैल्यू हमने, सॉरी अल्फा वैल्यू इस क्वेश्चन में जो ली थी, अल्फा वैल्यू थी 0.01। अब मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, 0.1 से तो छोटी ही है ना। सो पी वैल्यू इज लेस देन 0.01। So if p value is less than or equal to your alpha, then what is your conclusion? Reject the null, reject h naught। हमारा कंक्लूजन यही तो है, p वैल्यू इफ इट इज लेस देन
equal to alpha, then you reject the null. So we rejected the null. So हमने null को reject कर दिया. फिर null को reject करने के बाद क्या आया? null को reject कर दिया. अब सिक्स्थ स्टेप में क्या है? मेरी null जो थी वो क्या थी? कि कैन्स में 3 या 3 पाउंड से ज्यादा है. ऑल्टरनेटिव क्या थी? कि कैन्स अंडर फिल्ड है. तो मेरा कंक्लूजन क्या है? दैट देर इज इनफ एविडेंस टू कंक्लूड दैट द कॉफी कैन्स आर अंडर फिल्ड. तो आप ये बात लिख दो. देर there is enough evidence that the cans are underfilled. ये आपका स्टेप नंबर 6 हो गया. ठीक है. तो आपको इस तरीके से आगे प्रोसीड करना है. तो अब ये तो हमने पी वैल्यू अप्रोच का यूज करके ये एग्जाम्पल किया है. अब बाद में क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच का भी यूज करके इसको आगे प्रोसीड करेंगे. बट वो मैं अभी नहीं करना चाह रही. सारी पहले पी वैल्यू की चीजें समझ लेते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो जाए. क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच. आई विल कम टू दिस. बट क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के हिसाब से कैसे स्टेप्स हो गए वो हम लोग आएंगे उस पे. ठीक है. तो अभी पूरा पी वैल्यू अप्रोच से क्या स्टेप्स होंगे वो समझा है हमने. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल. ये एक तो पेज छोड़ देते हैं और बाकी फिर अब अगला एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2. ये पहली पहली बार कर रहे हो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. देखो. ठीक है. एक पॉइंट के बाद फिर तुम्हें ये चीज बिल्कुल वो हो जाएगी. इनबिल्ट हो जाएगी. सब कुछ याद हो जाएगा. ओके. सो ऑल राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे कि म्यू नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या क्या दिए हुए हैं. सपोज नल इज म्यू इज इक्वल्स टू 295. ऑल्टरनेटिव इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 295. तो ये किस तरीका. दिस इज स्टेप नंबर 1 राइट. स्टेप नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? ये क्या है? एक टू टेल टेस्ट हो गया. ठीक है. दिस इज अ टू टेल टेस्ट. म्यू इज द वैल्यू ऑफ द जो भी आपका मीन वैल्यू है. अच्छा. ये हो गया टू टेल टेस्ट. अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है? आप अपना अल्फा डिसाइड करो. ठीक है. अब अल्फा जो है सपोज मान लो सपोज अल्फा इज 0.05. दिस इज गिवन. स्टेप नंबर 3 हो गया क्या कि आप अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करोगे. तो अब आपको सपोज सिग्मा गिवन है. सपोज द वैल्यूज दैट आर गिवन टू यू आर सिग्मा की वैल्यू क्या है 12. एन की वैल्यू क्या है मान लो 50. ठीक है. सपोज एक्स बार की वैल्यू जो है वो क्या है 297.6. ठीक है. उसके अलावा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है सिग्मा नोन है राइट. तो आपको जेड निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्स बार माइनस म्यू नॉट sigma by root n. So x bar we have, mu naught we can find from here, which is 295. Sigma is given, n is also given. So we have basically everything, right? तो अब आप सबसे पहले थर्ड स्टेप में क्या करोगे? z वैल्यू को कैलकुलेट करोगे जो कि किसके बराबर आएगी? 297.6 माइनस म्यू नॉट कितना हो जाएगा इधर? 295 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है? 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50. तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो अब 297 में से ये माइनस करेंगे तो पहले तो ऊपर तो 2.6 आ जाएगा. नीचे आएगा 12 और स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा. तो ये जो नंबर है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.6 इंटू स्क्वायर रूट 50 divided by 12. So you get a number which is 1.532. ठीक है. So 1.532. मेरे को टेबल जेड टेबल में जब मैं जाती हूँ तो मुझे 2 ही डेसिमल तक के वैल्यूज हैं. तो 32 जो है उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 3 बन सकता है 1.53. अब देखो मेरा स्टेप नंबर 4 पहले स्टेप. चाहे मैं कैसा भी टेस्ट करूँ मुझे ये 3 स्टेप्स तो करना ही है. अब पी वैल्यू अप्रोच के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 जो है वो क्या है कि आप अपनी पी वैल्यू कैलकुलेट करो राइट. तो देखो सबसे पहले अपना डायग्राम बनाओ. आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या आई? ये वैल्यू 0 है.
स्टैंडर्ड नॉर्मल में, ये वैल्यू है 1.53। अब हमने पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया हुआ है, अगर टू टेल टेस्ट हो तो 1.53 का नेगेटिव ले लो, तो इधर नेगेटिव ले लिया -1.53। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसका एरिया, इसके लेफ्ट साइड का और इसके राइट साइड का, ये दोनों एरियाज को कैलकुलेट करना है। तो ये जो दोनों वैल्यूज का सम आएगा वो मेरा पी वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे पी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स, मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दूं दैट जेड इज लेस देन -1.53, करेक्ट। मतलब -1.53 के लेफ्ट साइड में कितना एरिया है वो निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, करेक्ट। तो अब मैं जब टेबल में जाऊंगी, -1.53, तो मैं पहले तो -1.5 देखूंगी, -1.5 ये रहा, 1.53, 1.53 ये रहा, तो ये जो नंबर है कितना हो जाएगा, 0.0630, 0.630 इंटू इधर लिखा हुआ है 2, तो ये जो नंबर है कितना है, 0.0630, ये नंबर कितना है, 0.0630। इन दोनों को तुम टू से मतलब ऐड कर दो, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, दिस इज 0.1260, ये हो जाएगा। सो ये पी वैल्यू है। फिर दिस इज स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में हम इस पी वैल्यू को अल्फा वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अल्फा कितना दिया हुआ है इधर, हमने स्टार्टिंग में 5% बताया हुआ है, पी वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.1260, अल्फा वैल्यू इज 0.05। सो भाई पी वैल्यू तो बड़ी है ना, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। सो व्हाट इज माय कंक्लूजन, डोंट रिजेक्ट द नल, डोंट रिजेक्ट द नल, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 6 में क्या है, अब आप नल नल रिजेक्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है, आपको इनफ एविडेंस नहीं मिला, वी डू नॉट हैव, वी डोंट हैव इनफ एविडेंस, एविडेंस दैट मीन वैल्यू म्यू इज डिफरेंट फ्रॉम 295, म्यू की वैल्यू 295 से बहुत डिफरेंट है, इस बात का हमें बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिला, ठीक है। तो ये बात आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये किस चीज का हुआ, अगर टू टेल टेस्ट है तो पी वैल्यू का यूज करके कैसे काम करना है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हो सकता था कि जैसे हमने लेफ्ट टेल का कर लिया, ऐसे ही राइट टेल में क्या होता, कोई नंबर आता, मान लो ये टेस्ट राइट टेल ही होता, तो आपकी ये जो वैल्यू आती कैलकुलेटेड, इसमें ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, आप इसके राइट साइड का एरिया देख लेते जो कि इतना आ जाता, फिर आप इस वैल्यू को अल्फा से कंपेयर कर लेते। टू टेल था तो ये जो नंबर आया और ये जो नंबर आया, इससे जो एरिया निकल के आया उन दोनों को ऐड कर दिया, या एक तरफ का जो एरिया आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द पी वैल्यू अप्रोच इन दिस केस, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो ये तो हमने पी वैल्यू निकाली किस केस में, वन टेल के केस में भी निकाल ली, लेफ्ट केस में कैसे निकालना है वो भी बता दिया, राइट में कैसे निकालना है वो भी बता दिया, टू टेल्ड होगा तो भी कैसे बताना है। तो ये सारे अभी तक हमने जितने केसेस देखे थे वो कौन से केसेस थे, जिसमें आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो, जिसमें आपको सिग्मा नोन होता है, ठीक है। अब ऐसे भी केसेस आ सकते हैं ना कि जहां पे सिग्मा नोन ना हो, तो सिग्मा नोन अगर नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, सिग्मा की बजाय हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा की बजाय हम लोग एस यूज करेंगे। तो अब इसके भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ ये सब मैं क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से भी करवाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 3, अब सपोज जब मेरे को सिग्मा नोन नहीं होता, सिग्मा अननोन होता है, तो मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या हो जाता है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई रूट एन। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने लगता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1। जब हम टेबल देखेंगे तब आपको रोल समझ में आएगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या रोल है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये बात मालूम होनी चाहिए कि मेरा जो पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन जहाँ से मैंने सैंपल पिक किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर जो मेरा सैंपल साइज है वो बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए आइदर क्या होना चाहिए, आइदर वी नो दैट population is known, so sorry, population is normal, or sample size is large, sample size of this particular sample is large, इन दोनों में से कोई भी एक बात हो। ठीक है, चलो जी, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे क्या हुआ, मान लो पहला स्टेप, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मान लो म्यू वैल्यू जो है, ऑल्टरनेटिव है कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, नल है कि लेस देन इक्वल टू 7 है। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, और मान लो आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि भाई एक्स बार की वैल्यू जो है वो क्या है 7.25, एस की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है 1.052। ठीक है, और आपको एन की वैल्यू दे दी 60। ठीक है, तो जब इसमें जब आप सैंपल साइज की बात करते हो ना लार्ज, तो यहाँ पे एन वैल्यू 40 या उससे बड़ी है तो उसको लार्ज समझ लेते हैं। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आप मान लो, तो यहाँ पे 40 से बड़ा है। ठीक है, तो ये किस तरीके का टेस्ट हुआ, अपर टेल टेस्ट, अपर टेल्ड टेस्ट। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, अल्फा वैल्यू। स्टेप नंबर 2 इज अल्फा, अल्फा मान लो 0.05 दिया हुआ है। ठीक है, वंडरफुल। अब थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक टी है, टी जो है क्योंकि सिग्मा नोन नहीं है एस यूज करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। करेक्ट, ये हो जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.25, ओके, माइनस म्यू नॉट कितना दिया हुआ है 7, डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा तो सॉरी है नहीं यहाँ पे, सिग्मा नहीं लिखेंगे, एस लिखेंगे। एस कितना दिया हुआ है 1.052, स्क्वायर रूट ऑफ एन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 60। तो ये जो नंबर है कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1.052, और नीचे जो स्क्वायर रूट 60 है वो ऊपर जाके स्क्वायर रूट 60 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा 0.25 इंटू square root 60 divided by 1.052. So this is close to 1.84. 1.84, ये मेरी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हमें क्या पता है कि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये फॉर्मूला कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1। तो n वैल्यू है 60, n-1 कितना हो गया 59। ठीक है, तो अब मेरा फोर्थ स्टेप क्या होता है, टिपिकली फोर्थ स्टेप होता है कि आप अपनी पी वैल्यू निकालो। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, आप अपनी पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करो। और सिक्स स्टेप क्या होता है, आप कंक्लूजन दे दो। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। अब मुझे टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 60-1 विच इज 59, वहां जाके ये जो नंबर है 1.58, अब इसमें ये वैल्यू जीरो है, अब यहाँ पे आप 1.84 लिख दो। और अब आपका टेस्ट जो है वो किस तरीके का है, टेस्ट मेरा अपर टेल टेस्ट है। तो मैं क्या ढूंढूंगी, भाई मुझे ना इसके राइट साइड में कितना एरिया है वो बता दो, इसके राइट साइड में कितना एरिया है वो बता दो। ये जो भी एरिया होगा वही मेरी पी वैल्यू है। ऊपर भी तो यही किया था, नीचे भी ऐसे ही रहेगा। the only thing which changes when you don't know sigma is you use s here, and instead of using z table here आप t टेबल यूज करना शुरू कर देते हो। तो अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, टी टेबल को देखना है जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 59 हो, और वहां पे ये 1.84 नंबर के लेफ्ट साइड में कितना एरिया है, सॉरी इसके राइट साइड में कितना एरिया है वो निकालने की कोशिश करनी है। आपका टारगेट ये है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो है आपकी, ये तो स्टैंडर्ड टेबल है। अब मैं अगर टी टेबल की बात करूं, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, देखो, अब ये जो है ना, ये जब आप टी टेबल पे जाते हो पहले टी टेबल को ध्यान से देखो। टी टेबल जो है हमेशा किसका एरिया बताती है, राइट साइड का। जेड टेबल लेफ्ट साइड का एरिया बताती थी, टी टेबल जो है वो राइट साइड का एरिया बताती है। और यहाँ पे टॉप पे लिखा होता है कि मैं कौन सा एरिया बता रही हूँ। तो हर टेबल के टॉप में क्या डायग्राम बना हुआ है उससे आपको गेस जरूर करना है कि ये टेबल क्या बताती है। ये राइट साइड का एरिया बताती है, इन्होंने इसीलिए ऐसा शेड किया हुआ है।
तो और लिखा भी है ऊपर एरिया इन द अपर टेल, ठीक है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लिखी हुई है, अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 1 से लेके 24 और भी हैं। 24 वो तो कट गया इधर, 34 तक है, फिर उसके बाद 35, 36, 37 ऐसे करके यहाँ पे 79 तक है, फिर उसके बाद 80 से लेके इधर 100 तक है, फिर उसके बाद इन्फिनिटी है। ये नंबर है, ठीक है। अब मेरा जो नंबर था वो क्या था, 59। 59 देखो, 59 यहाँ पे है, ये है 59, ये है 59, ठीक है। अब 59 में मेरा जो नंबर है, ये जो अंदर टेबल के अंदर दिया होता है ना, वो क्या है यहाँ पे, ये तो एरिया लिखा हुआ है। 20% एरिया, 10% एरिया, 5% एरिया, 2.5% एरिया, 1% एरिया एंड 0.5% एरिया। कि अगर इसके राइट साइड में एरिया 20% हो तो वो नंबर क्या होगा, इसके अगर राइट साइड में 10% एरिया हो तो नंबर क्या होगा, ऐसा है राइट। तो देखो मेरा जो नंबर है वो क्या आया था, 1.84 आई थिंक, हाँ 1.84 नंबर आया था राइट। तो अब मैं अगर 1.84 को देखूं, 1.84, 1.84 इन सब में कहाँ कहाँ पे लाई करता है, 1.84 इन दोनों के बीच में होगा ना, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज को विजुअलाइज करूँ कि मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 59 है ना, तो एक नंबर है क्या, 2.001। तो 2.001 के राइट साइड में कितना एरिया है, 2.5%। तो 2.001 के राइट साइड में कितना एरिया है, ये वाला एरिया कितना है, 2.5%। फिर इन्होंने एक और नंबर दिया विच इज 1.671, 1.671। तो इसके राइट साइड में कितना एरिया है, इसके राइट साइड में 5% एरिया है, इसके राइट साइड में कितना एरिया है, 5%। तो अब देखो नेचुरल सी बात है, मेरा जो नंबर है वो क्या है, 1.84। तो मेरा एरिया 2.5% से बड़ा और 5% से छोटा होना चाहिए राइट, क्योंकि मेरे को तो 1.84 के लेफ्ट साइड का एरिया चाहिए, राइट साइड का एरिया चाहिए। तो ये नंबर के इधर 2.5% एरिया है, ये नंबर के इधर 5% एरिया है। तो ये जो नंबर है इसके इधर कितना होगा, 2.5% से बड़ा लेकिन 5% से छोटा, करेक्ट है। तो अब इससे ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फोर्थ स्टेप में पी वैल्यू निकालनी थी ना। तो फोर्थ स्टेप में जो पी वैल्यू आई, तो जो मेरी पी वैल्यू होगी, ये सारे लॉजिक लगा के आपने क्या बोला कि ये 5% से तो छोटी और 0.025 से बड़ी होगी, करेक्ट। यस। तो मैं जितना बता सकती थी मैंने उसमें से बेस्ट बता दिया। अब आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 5 में आप अपनी पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करते हो, ठीक है। मेरा अल्फा कितना था, 5%, लेकिन मेरी जो पी वैल्यू है वो 5% से तो छोटी ही है ना। पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। सो व्हाट इज माई कंक्लूजन, रिजेक्ट द नल, रिजेक्ट द नल, नल को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अब अगर नल को रिजेक्ट कर दिया देन व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट वी हैव we have enough evidence, enough evidence to conclude, to conclude that, to conclude that mu is not greater than 7. Oh, sorry. That mu is greater than 7 because we are rejecting the null, na? We are rejecting that. So we have enough evidence to conclude that mean value is greater than 7. ये हमारा पार्ट नंबर 6, स्टेप नंबर 6 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज करा जा सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो टू टेल्ड का सेटअप भी हमारे पास हो सकता है। अब जैसे ये तो खैर वन टेल्ड था, अब इस वन टेल्ड में हमने राइट साइड का एरिया भी करके दिखा दिया। अब मान लो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, अब इसमें एक और स्पेस छोड़ देते हैं कि कल को जब क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। अब एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जिसमें
एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या चीजें दी हुई हैं? एग्जांपल नंबर 4। सपोज आपको n वैल्यू 25 दे दी, ठीक है, और x बार वैल्यू जो है वो क्या दे दी, 37.4 दे दी, s वैल्यू जो है वो क्या दे दी, 11.79, ठीक है। ये भी बता दिया दैट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, और अल्फा वैल्यू भी 0.05 दे दी। ये सब चीज़ें पहले ही तुम्हें मेंशन कर दी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग या तो जब एन वैल्यू बड़ी होगी तब यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, या फिर कोई हमें बता दे कि पॉपुलेशन जो है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल थी, ठीक है। तो ये सब हमने किया, फाइन। अब देखो, और मान लो इन्होंने स्टेप नंबर 1 में नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बता रखी है क्या, कि म्यू म्यू इक्वल्स, सॉरी इधर तो इक्वल नहीं होगा, हाँ, इक्वल टू लेट्स से 40, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 40, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, अल्फा, अल्फा कितना है, 0.05। स्टेप नंबर 3, सिग्मा नोन तो है नहीं, ऐसे ही दिया हुआ है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक टी क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई रूट एन, करेक्ट। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो टी कैलकुलेटेड इज एक्स बार कितना है, 37.4 माइनस म्यू नॉट कितना है, 40 डिवाइडेड बाई एस, एस कितना है, 11.79 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये क्या हो गया इधर, दिस इज माइनस 2.6 डिवाइडेड बाई 11.79, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज बेसिकली 5। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 2.6 इंटू 5 divided by 11.79, so this is roughly 1.10, और यहाँ पे है माइनस बाहर, -1.10, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 3। ये तो हर एक टेस्ट में करने ही करने हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, अगर आप पी वैल्यू अप्रोच यूज करते हो तो अब देखो, सिंपल सी बात है, जैसे ही पी वैल्यू अप्रोच मतलब डायग्राम बनाना शुरू कर दो। जो भी डायग्राम है, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एन, एन कितना है 25 -1 विच इज 24। तो मेरे को टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 24 पे जाना है। मेरा जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया वो कितना था, माइनस, ये जीरो है, ये है -1.10। फिर मैंने क्या बोला था, अब ये जो टेस्ट है ये कैसा है, टू टेल टेस्ट है। तो जब टू टेल टेस्ट होता है तो ये जो नंबर है इसका नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेके 1.10 आएगा। तो मुझे इसके इस तरफ का एरिया और मुझे इसके इस तरफ का एरिया विद टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी डिग्रीज और फ्रीडम 24 है वो निकालना है, करेक्ट। तो आप ये एरिया निकाल लो और उसका डबल कर देना। टी टेबल जो है वो क्या करती है, राइट साइड का एरिया बताती है, तो आप ये वाला नंबर निकाल लो और फिर आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो अब ठीक है, मैं 1.10 नंबर ढूंढती हूँ। तो अब मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, मैं पहले तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में गई, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाना है मुझे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरी है 24, तो ये हो गया ना, ये वाला नंबर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 24, ओके। और ये मेरे को राइट साइड का एरिया मिलेगा, ऑल राइट। मेरा जो नंबर है वो क्या है, 1.10। अब इसमें 1.10 कहाँ दिखता है, 1.10 तो यहाँ पे लाई करेगा ना। तो देखो, मेरे पास दो नंबर्स हैं, क्या, कि आप देख लो कि 1.318 के राइट साइड में एरिया है 10%, 0.857 के राइट साइड में कितना एरिया है, 20%। तो मेरा जो नंबर है वो 10% और 20% के बीच में ही तो वैल्यू लेगा ना। तो उसकी जो पी वैल्यू है वो 10% से 20% के बीच में होगी, करेक्ट। तो आप यही लॉजिक लगा के अब आप क्या बोलोगे, कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, दिस इज बिटवीन 20% एंड 10%, 10% से बड़ा, 20% से छोटा, और मेरे को इतना ही एरिया इसका डबल भी करना है। तो मेरा टोटल एरिया जो है वो लगभग कितना होगा, अगर मैं 10 से 20 के बीच में कोई भी नंबर लूँ और उसका डबल करूँ तो जो मेरा नंबर है वो 20 से 40 के बीच में आएगा। सो मेरी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लाइज बिटवीन 0.20 एंड 0.40, राइट। सो बेसिकली पी वैल्यू लाइज बिटवीन 40% से लेके 20% के बीच में, करेक्ट। तो इस तरीके से टी वैल्यूज में आपको करना है।
ये स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे, इस पी वैल्यू को आप अल्फा से कंपेयर करोगे। अल्फा कितना था, 5%। तो भाई अल्फा 5% है, पी वैल्यू तो 20% से 40% के बीच में है, तो पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। सो बी, डोंट रिजेक्ट द नल, डोंट रिजेक्ट द नल। If we don't reject the null, then what is the situation? If we don't reject the null, that means we don't have enough evidence. We don't have enough evidence to show that mu की value is not equal to 40. म्यू की वैल्यू 40 नहीं है, इस चीज के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेप नंबर 6 में अपना कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन डू द प्रोसेस यूजिंग पी वैल्यूज। ओके, तो आपको अगर मैं पी वैल्यू प्रोसीजर के हिसाब से चीजें समराइज करूं, तो आपका स्टेप क्या होगा, एक बार रिवाइज कर लो। देखो, सबसे पहले क्या है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिग्निफाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सैंपल कलेक्ट करो, टेस्ट वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद पी वैल्यू अप्रोच तो आप समझ चुके हो। जो भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है टेस्ट की, डिपेंडिंग ऑन सिग्मा नोन है या अननोन है, तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम किस किस केस में हो। तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी टेल कैसी है, लेफ्ट टेल्ड है, राइट टेल्ड है या टू टेल्ड है, और फिर पी वैल्यू को कैलकुलेट करो। अगर सिग्मा अननोन है, सिग्मा अननोन है तो टी टेबल यूज होगी, सिग्मा नोन है तो जेड टेबल यूज होगी। लेफ्ट टेल्ड में जो भी नंबर आया उसके लेफ्ट साइड का एरिया, राइट टेल्ड में जो भी नंबर आया उसके राइट साइड का एरिया, टू टेल्ड में जो नंबर आया उसी का नेगेटिव लेके डायग्राम पे प्लॉट करो, उसी के लेफ्ट साइड में और उसी के राइट साइड में एरिया देखना है। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से छोटी या उसके बराबर आती है तो रिजेक्ट करो, अदरवाइज रिजेक्ट मत करो। और फिर एंड में अपना इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू जो भी आपको एप्लीकेशन दी है, कि कॉफी अंडरफिल्ड तो नहीं है, एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो सब चीजें इंटरप्रेट करनी है आपको। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है बेस्ड ऑन पी वैल्यूज। उसके अलावा अब अगर कंक्लूजन करें पहली तीन चीजों का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अगर सिग्मा नोन है तो क्या रहेगा, इस तरीके की आपकी हाइपोथेसिस रहती है जब आप लोअर टेल, टेल कैसे आइडेंटिफाई होती है, ऑल्टरनेटिव को देख के, लेफ्ट मतलब लोअर टेल्ड, म्यू ग्रेटर मतलब अपर टेल, नॉट इक्वल टू मतलब टू टेल्ड। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर सिग्मा नोन है तो ये रहेगा, अगर सिग्मा नोन नहीं है तो ये रहेगा। ये पूरा स्टेप तो एज इट इज रहता है, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा की जगह एस यूज हो जाता है। और फिर रिजेक्शन का तरीका क्या है, रिजेक्शन रूल पी वैल्यू के बेसिस पे क्या होता है, पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा, पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा, पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे भी लॉजिक यही है, तो ये सारा लॉजिक एज इट इज रहता है। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंडिंग ऑन सिग्मा नोन या सिग्मा अननोन एंड लोअर टेल, अपर टेल एंड टू टेल का अलग अलग हमारा इंटरप्रिटेशन रहेगा। कि अगर हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो यूजिंग पी वैल्यू, तो हमने ये पूरा प्रोसीजर पी वैल्यू का हिसाब लगा के कर लिया है। अब अगला जो डिस्कशन अपना रहेगा वो ये है कि अगर आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच का यूज करोगे तो क्या करना है। वो भी बहुत चीज सिंपल है, उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये जो चार एग्जाम्पल्स हमने, पहले तो हम लोग चार स्टेप्स, जैसे 1 2 3 स्टेप्स हो गए, उसके क्रिटिकल वैल्यू के स्टेप्स क्या होंगे पहले वो समझेंगे। और फिर ये जो चारों एग्जाम्पल्स हमने किए यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच भी अप्लाई करके फिर देखेंगे कि क्या हमारा डिसीजन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये एक चीज रहती है, एंड देन जस्ट वन मोर थिंग विच इज, फाइनली आप डिसीजन कैसे लेते हो वो एक और हिस्सा रहेगा। तो ओवरऑल देर इज जस्ट वन मोर लेक्चर लेफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स टू फिनिश योर इंटायर डिस्कशन, एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस कोर्स। ठीक है, एक लेक्चर और रहता है, सो प्लीज सी दीज टू वीडियोज इन कंटिन्यूएशन, बिकॉज जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है वो अगला लेक्चर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हम लोग यही जो आज लेक्चर हुआ है उसी के कंटिन्यूएशन में सारी चीजें करेंगे। सो लेक्चर नंबर 26 and 27 आर टू बी वॉच्ड टुगेदर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।